तो आज अपन को प्रकाशिकी समव्यवता को कंप्लीट करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रकाशिकी समव्यवता के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी उपसहसंयोजक यौगिक से बने हुए विलयन में से पास किया जाता है, गुजारा जाता है, तो वो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को अगर किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो प्रकाश के रूप से अक्रिय है। लेकिन अगर वो प्रकाश की दिशा को घुमा देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है, तो वो यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। घुमाने वाला यौगिक उसको दो तरह से घुमा सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रकाश के तल को घुमा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो डी रूप होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में घुमा रहा है तो एल रूप बोलते थे अपन। डी और एल के बीच में संबंध क्या होता था, तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप होते हैं। यानी डी को अगर अपन दर्पण में देखेंगे तो एल दिखेगा। लेकिन जो खास बात है वो सुन लो, किसी भी वस्तु को आप दर्पण में देख लो तो उसका प्रतिबिंब तो दिखेगा, लेकिन डी का जो प्रतिबिंब होगा एल, वो उस पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यानी वो प्रतिबिंब रूप कैसा होना चाहिए, अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप होना चाहिए। प्रकाशिकी समावयवी यौगिक वही होते हैं जो अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा गोल मटोल बात है ही नहीं। अनध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप किस तरह से होते हैं, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, मैंने चतुष्फलकीय यौगिकों में आपको समझाया था। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि प्रकाशिकी समव्यवता किन किन प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले चतुष्फलकीय यौगिकों में पाई जाती है, उसके बाद अष्टफलकीय यौगिकों में पाई जाती है। अष्टफलकीय यौगिकों की बात करें तो अष्टफलकीय यौगिक में केवल किसमें मिलती है, ये समपक्ष रूप में मिलती है। विपक्ष अष्टफलकीय यौगिकों में ये नहीं पाई जाती। ठीक है, अब अपन इसको अपन देखेंगे। चतुष्फलकीय यौगिकों में जो प्रकाशिकी समव्यवता के उदाहरण थे वो मैंने आपको कल डिस्कस किए थे। क्लियर? चतुष्फलकीय यौगिकों से जुड़ा हुआ एक उदाहरण अपन और डिस्कस कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि अनध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखो उदाहरण है यहाँ पर हमारे पास NI, बहुत ही सिंपल है, तो ध्यान से समझ दो। NiGly का होल ट्वाइस, ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, अभी GLY क्या चीज है, देखो ये हमारे पास क्या है बच्चों, असम्मित द्विगंधित लिगैंड। क्या है ये? असम्मित, ध्यान से देखते जाओ, समझ आता जाएगा। असम्मित द्विगंधित लिगैंड। अब ये असम्मित द्विगंधित लिगैंड क्या होता है, देखो द्विगंधित लिगैंड मतलब एक लिगैंड में दो धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या के साथ बंध बना है, और असम्मित मतलब वो दोनों अलग अलग है। असम्मित मतलब वो दोनों अलग अलग है। ये एक्चुअली में इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। इस लिगैंड का नाम होता है ग्लाइसिनेटो, और ग्लाइसिनेटो जो बना है वो ग्लाइसिन एमिनो अम्ल से बना है। ये लिगैंड इस तरह से होता है, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, और इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पर सिर्फ डोनर एटम या दाता परमाणु लिखाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, इस तरह से अपन इसको लिखते हैं। तो दोनों दाता परमाणु अलग अलग है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, इसलिए कैसा है, असम्मित। दो है तो द्विदंतुक है। ठीक है, तो ये असम्मित द्विदंतुक लिगैंड है, असम्मित द्विदंतुक लिगैंड है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर अपन बात करें इस असम्मित द्विदंतुक लिगैंड की, इतना नोट कर लो। चलो, तो अब अपन देखते हैं कि ये जो यौगिक है इसकी संरचना क्या होगी। तो जो सिंपल है, निकिल अपन यहाँ बीच में लिख देंगे 1 2 3 और 4, ये चार बॉन्ड्स हो गए। क्लियर है? चतुष्फलकीय यौगिक है, ऐसे ही बनता है चतुष्फलक। निकिल बीच में लिख दिया। अब देखो GLY कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे बच्चों, N और ये O, इन दोनों को अपन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, और अपन यहाँ क्या करेंगे, O और यहाँ पर लिख देंगे N, और इन दोनों को अपन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और अब इसकी क्या देखेंगे अपन, मिरर इमेज में इसको रख देंगे, मिरर में रख देंगे, दर्पण के सामने रख देंगे, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप यहाँ पर बनेगा। इस तरह से बनेगा 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था ये N इधर आ जाएगा। ठीक है, जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में, लेफ्ट में वो राइट में, N इधर आ जाएगा, O यहीं पर रहना। ठीक है, O यहीं पर रहना, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बॉन्ड, ये भी इधर लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर क्या होगा, ये N यहीं पर रहना, ये N यहीं पर रहना, O इधर आ जाएगा, ये वाला O इधर आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड पूरा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। ये दोनों क्या है बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब रूप है। लेकिन किस प्रकार के, अध्यारोपित या अनध्यारोपित, चेक करते हैं। इस इमेज को, इस प्रतिबिंब रूप को आप मूल यौगिक पर रखिए। ये मूल यौगिक है, इसकी अपन इमेज देखिए, तो ये प्रतिबिंब रूप है। इसको अपन इस पर रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है राइट में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इधर नहीं है, गायब है इधर,
भाई ऑक्सीजन को अपन नाइट्रोजन पर रखेंगे, इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन पर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बीच में स्केलेटन है वो इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में, जबकि इसमें राइट में है, तो ये अध्यारोपित नहीं होंगे। ऐसे देखो इसको जब रखेंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ नहीं यहाँ है, क्लियर, मैच नहीं हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, रख नहीं सकते, तो ये हो गया हमारे पास अनध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप। तो ये दोनों प्रकाश को घुमाएंगे, अगर ये प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहा है बच्चों तो ये प्रकाश को बाईं ओर घुमाएगा, क्लियर है, ये दोनों प्रकाशीय समावधि रूप होंगे, क्लियर है। नहीं तो चतुष्फलकीय यौगिकों में प्रकाश की समावता पाई जाती है, लेकिन ऐसे चतुष्फलकीय यौगिक जिनमें सारे दाता परमाणु जो अलग अलग हो और वो सेम हो, जैसे A B C D, इस Ma4 इस तरीके का चतुष्फलकीय यौगिक हो, जिसमें दाता परमाणु जो है ए टाइप के चारों सेम हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर प्रकाश की समावता मिलने की कोई संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। चलो एक तंतु के लिगैंड होने चाहिए चारों में। अब अपन बात करते हैं अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाश की समावता की। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अष्टफलकीय यौगिकों में आपको समपक्ष और विपक्ष बनाने देखने हैं पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया था मैंने कि केवल किसमें मिलती है, अष्टफलकीय यौगिकों में केवल किसमें मिलती है, समपक्ष यौगिकों में ही प्रकाश की समावता मिलती है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अष्टफलकीय यौगिकों में, अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाश की समावता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाश की समावता, तो देखो बच्चों अष्टफलकीय यौगिकों में आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो समपक्ष रूप होगा इसका अष्टफलकीय उसमें तो मिलेगी, लेकिन जो विपक्ष रूप होगा उसमें ये नहीं मिलेगी, ठीक है। कारण अपन देखेंगे क्या है, कारण सीधा सा होगा, विपक्ष रूप का जो दर्पण प्रतिबिंब रूप बनेगा वो उस पर अध्यारोपित हो जाएगा, जबकि समपक्ष रूप का जो दर्पण प्रतिबिंब रूप बनेगा वो उस पर अध्यारोपित नहीं होगा। और अनध्यारोपित प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब रूप है तभी तो मिलती है प्रकाश की समावता, बार बार बता रहा हूं ये बात, ठीक है। अध्यारोपित हो रहा है तो प्रकाश की समावता नहीं मिलेगी। अध्यारोपित होने का मतलब है वो मूल यौगिक जो है सेम है, और सेम होने का मतलब है कि एक यौगिक जो प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहा है, ठीक है, तो दूसरा यौगिक उसी परिमाण में बाईं ओर घुमाए, तो टोटल कैंसिल आउट हो जाता है, टोटल प्रकाशीय युग्म उनके कट जाते हैं, कैंसिल आउट, कुल मिलाकर के यौगिक प्रकाश के रूप से सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो जो ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अपन किस प्रकार के उदाहरणों में प्रकाश की समावता यहाँ पढ़ते हैं। तो तीन प्रकार के केस अपन को यहाँ देखने, यानी जो उदाहरण है आपके एग्जाम्पल जो है जिनमें प्रकाश की समावता मिलेगी वो कौन कौन से, देखो सबसे पहले प्रकार का जो उदाहरण है बच्चों ए टाइप का, ध्यान से सुनो, ए टाइप का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो होगा हमारे पास MAA का होल ट्वाइस B2, समझिए इसका मतलब समझिए, दो द्विदंतुक लिगैंड है लेकिन वो सममित है, और दो एक दंतुक लिगैंड है एक ही प्रकार की, ठीक है। अच्छा ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पहले इस वाले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो इस वाले एग्जांपल के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, इन दोनों एग्जांपल के सबसे पहले अपन बनाएंगे समपक्ष रूप और फिर विपक्ष रूप, ठीक है, यानी सबसे पहले इनके बनाएंगे अपन ज्यामितीय समावधि, ठीक है, यानी सबसे पहले अपन इसका बनाएंगे समपक्ष, ठीक है, ठीक है, और इधर क्या बनाएंगे, इधर विपक्ष, समझ आ रहा है सबको, क्या विपक्ष रूप, समझ में आ रहा है सबको, इधर बनाएंगे समपक्ष रूप और इधर बना रहे विपक्ष रूप। समपक्ष में क्या करेंगे, मैंने आपको कल तरीका बताया था, बिल्कुल सिंपल है, देखो दोबारा से बनाते हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, m को बीच में रखेंगे, एक काम करते हैं एग्जांपल से सेट कर देते हैं, FEEN का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है, द्विदंतुक लिगैंड हो गए सममित है और दो Cl हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं अपन Fe, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉन्ड हो गए। अब देखो क्या करना है, En का मतलब क्या हो गया, n और ये n, यार सॉरी मैंने आपको कल जो बताया था ना तरीका, उसी से यूज करना कर सकते हैं। तो ये दोनों Cl एटम, दो Cl एटम है, उनको यहाँ और यहाँ रखना है समपक्ष में, एक को यहाँ रखना और एक को यहाँ रखना है, और बाकी जो बच गए उनको उन चार पोजीशंस पर Ln और ये हो गया n, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारे पास समपक्ष में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास समपक्ष रूप। अब अपन यहाँ बना लेते हैं विपक्ष रूप, ठीक है। अच्छा समपक्ष रूप में थोड़ा जगह देना, क्योंकि यहाँ पर अपन दर्पण प्रतिबिंब रूप भी तो बनाना है, हमें प्रकाश की समावधि पढ़नी है, ज्यामितीय समावधि तो अपन देख चुके हैं, अब ज्यामितीय समावधि बना करके उनके प्रकाश की समावधि देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो विपक्ष रूप लिखेंगे, ठीक है, तो विपक्ष रूप क्या हो गया इसका बच्चों बताओ, विपक्ष रूप की अगर अपन देखिए बात करें तो देखो इस तरह पर इसका विपक्ष रूप बनाएंगे,
ठीक है, ये देखो Fe 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बताया था समपक्ष रूप में ये दोनों Cl 90 डिग्री पर रखने हैं, जबकि विपक्ष रूप में उन दोनों को कहाँ ले जाना है 180 पर। 180 का मतलब इस Cl को यहाँ ले जाना है, इस N को यहाँ ले जाना है, यानी ये वाला Cl यहाँ जाएगा, ठीक है, ये Cl पहले से यहाँ है। अब यहाँ पर N है, ये वाला जो N यहाँ था इथाइल डायमीन का वो यहाँ जाएगा, ये दोनों कनेक्ट, ये N यहाँ, ये N यहाँ, ये दोनों कनेक्ट करेंगे। ये हो गया विपक्ष। मैं देता हूँ नीचे कि कौन सा हो गया विपक्ष, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, इसकी इमेज देखनी है, इसका अपन को दर्पण प्रतिबिंब रूप देखना है, और इसका भी अपन को क्या देखना है बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब रूप, ठीक है। चलो इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाते हैं पहले, बिल्कुल सिंपल हो गया। इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब रूप में क्या होता है अपन जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड हो गए। अब बताओ क्या करना है, ये दोनों n लेफ्ट में है तो ये दोनों n इसमें राइट में आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला Cl और ये वाला n इधर आ जाएगा, ये n और ये Cl, ये n यहीं पर रहना और ये Cl यहीं पर रहना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाए। अब एक बात बताओ, ये भी समपक्षी हुआ भाई, समपक्ष का दर्पण प्रतिबिंब रूप समपक्षी तो होगा, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को देखो, ये अध्यारोपित प्रकार के हैं अनध्यारोपित प्रकार के, तो देखो इसको उठा के जब अपन इस पे रखेंगे तो ये अनध्यारोपित होंगे, क्योंकि इधर NN इसके लेटर इधर NN के साथ ये बॉन्ड है, लेकिन इधर नहीं देखो NN, इधर Cl आ गया, ठीक है, ठीक, इधर Cl है बट इधर NN है, तो अध्यारोपित नहीं होंगे, तो कैसे होंगे अनध्यारोपित। किस प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब है बताओ, अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब, अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और इसीलिए ये दोनों प्रकाशिक समावय होंगे। ये समपक्ष प्लस होगा तो ये समपक्ष माइनस होगा। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस को अपन डी भी बोलते हैं, डी, और माइनस को अपन एल भी बोलते हैं, क्लियर है। तो समपक्ष प्लस समपक्ष माइनस, ये डी होगा तो ये एल होगा, ये अनध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप बन गए। लेकिन अगर अपन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब रूप बना सकते हैं, देखो यहाँ पर F लिख दिया, 6 बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6, देखो Cl यहीं पर रहना है, Cl यहीं पर रहना है, ठीक है। ये दोनों n इधर आ जाएंगे तो अपन इसको इधर लिख देंगे, ये दोनों n इधर आ जाएंगे तो इन दोनों को अपन इधर लिख देंगे, ठीक है। ये भी विपक्षी है, लेकिन ये दोनों एकदम सम, यानी ये कैसे हैं अध्यारोपित प्रकार, ये है अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप। कैसे है, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप है, और अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप होने की वजह से ये प्रकाशिक अक्रिय होंगे, यानी यहाँ डी और एल का यूज नहीं करेंगे। प्रकाशिक अक्रिय मतलब ये प्रकाश को नहीं घुमा पाएंगे दोनों, और दोनों समान हैं, ठीक है। तो देखो क्लियर सबूत है यहाँ पर विपक्ष रूप क्यों नहीं प्रकाश को घुमा पा रहा, क्योंकि उसका जो दर्पण प्रतिबिंब रूप बनता है बच्चों वो अध्यारोपित हो जाता है उस पर, ठीक है। लेकिन समपक्ष रूप का जो दर्पण प्रतिबिंब रूप बनता है वो अध्यारोपित नहीं होता है, अनअध्यारोपित प्रकार का होता है, इसीलिए प्रकाशिकी समवायता दर्शाते हैं। दो रूप बनाते हैं, एक डी होता है तो दूसरा एल होता है, ये दोनों अलग अलग यौगिक होते हैं, ठीक है, और ये दोनों समान यौगिक होते हैं। क्लियर हो गया एग्जांपल के साथ, इसको एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नोट कर लिया। अब अपन बात करते हैं दूसरे टाइप के एग्जाम्पल। चलो देखो दूसरे टाइप का अगर अपन एग्जाम्पल देखें, ठीक है, बी टाइप का अपन एग्जाम्पल देखें तो उसमें अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ अपन BC लेते, BC के मतलब यहाँ एक ले लेते हैं अपन Cl, तो एक ले लेते हैं Br, एक Cl ले लेते हैं और एक Br ले लेते हैं, इससे अपन स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही काम करना है अपन, फिर से अपन को क्या करना है, पहले बनाना है समपक्ष और फिर बनाना है विपक्ष, और फिर दोनों का क्या देखना है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। चलो देखते हैं समपक्ष बनाओ इसका, तो देखो समपक्ष बिल्कुल सिंपल है, ये तो इस तरह से Fe 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे अपन Cl और यहाँ लिख देंगे Br। समपक्ष में ये दोनों पोजीशन सेम, मतलब एक कैटेगरी के जो ग्रुप है Cl और Br ये सेम ग्रुप है, उनको यहाँ रखते हैं। उसके बाद बाकी बचे हुए यहाँ रख देते हैं Na और ये N, ये हो गया हमारे पास समपक्ष, ठीक है। अच्छा और विपक्ष में क्या होता है देखो, अच्छा इसका पहले एक बार दर्पण प्रतिबिंब रूप बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब रूप में क्या होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। देखो ये Cl यहाँ है, इस Br को इस N से इंटरचेंज करना है, ये Br यहाँ ले जाना है,
इस n को यहाँ ले आए, ये n और ये n दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये n और ये n दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया अपना इसका दर्पण प्रतिबिंब। कैसे है इसको, इस पर अगर अपन रखेंगे, सॉरी ये मैंने क्या किया, विपक्ष बना दिया। यहाँ पर क्या होगा, विपक्ष नहीं बनाना है, यहाँ पर अपन को दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो क्या करेंगे अपन, दर्पण प्रतिबिंब रूप में जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट में आ जाएगा और ये दोनों n राइट में आ जाएंगे लेफ्ट से, क्लियर है, और ये भी राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, ये ठीक है। तो ये भी समपक्ष है, ठीक है, प्लस है ये, और ये समपक्ष माइनस, क्लियर, ये समपक्ष प्लस और ये समपक्ष माइनस है, ठीक है। और दोनों क्या है बताओ, अनअध्यारोपित, दोनों है अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब। अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब, क्लियर हो रहा है, ये D है तो ये L। अच्छा अब अपन बात करते हैं विपक्ष की। तो जो विपक्ष में क्या होगा, पहले विपक्ष अपन बना के देख लेते हैं। विपक्ष बनाएंगे अपन FE, ये देखिए विपक्ष बना रहे 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो यहाँ पर अपन विपक्ष में क्या करना है, Cl है, इस Br को यहाँ लेना, ये वाला n ये वाला n यहाँ कनेक्ट करना है, ये वाला n ये वाला n, ठीक है। अब क्या करना है, इसका अपन को दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब रूप में क्या करेंगे बताओ, Fe 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब देखो विपक्ष रूप में क्या होगा, ये दोनों n इधर आ जाएंगे n n, क्लियर है, ये दोनों n इधर आ जाएंगे n n, क्लियर है, और ये यहीं पर रहेंगे Cl और Br, ठीक है। अब ये दोनों क्या होंगे बच्चों, ये होंगे हमारे पास विपक्ष, दोनों के दोनों, और दोनों कैसे होंगे, अनअध्यारोपित, कैसे होंगे, अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब और प्रकाशी अकेले, यानी यहाँ प्रकाशी समरूपता नहीं पाएगी। तो जरा आपसे क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाशिक सक्रिय रूप बनाइए इसके, तो सिर्फ आपको ये दोनों बनाने हैं, समपक्ष के दोनों बनाने, विपक्ष के आपको बनाने नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि विपक्ष रूप में प्रकाशिक की समरूपता क्यों नहीं पाई जाती, क्लियर है। यहाँ पर सम्मिति अवेलेबल होती है, सम्मिति प्रेजेंट होती है, इसलिए नहीं पाई जाती। दूसरी भाषा में क्या है, तो यहाँ पर अध्यारोपित प्रकार का दर्पण, सॉरी अपन ने अनाध्यारोपित लिख दिया, अध्यारोपित, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब, तो ये प्रकाश अक्रिय होगा। या अनअध्यारोपित प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब रूप बनेगा तो कैसा होगा, प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिकी सक्रिय रूप होगा। और प्रकाशिकी सक्रिय रूप कितने होते हैं बोलो, 2, D और L। एक बार इसको भी नोट कर लो। चलो बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं जो थर्ड एग्जांपल है हमारा वो, और जो हमारा थर्ड एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास है, देखो A का होल 3, मतलब हमारे पास जो द्विदंतुक लिगेंड है बच्चों वो तीनों के तीनों सेम है, ठीक है। सममित द्विदंतुक लिगेंड तीनों के तीनों सेम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां हम रख सकते हैं 3 होल, क्लियर है। चलो तो अब हम कहेंगे समपक्ष में क्या करना है। अब देखो इस प्रकार का जो केस होता है उसमें समपक्ष विपक्ष का कोई महत्व नहीं, ध्यान से सुनो। इस प्रकार का केस में समपक्ष और विपक्ष का कोई महत्व नहीं है। मैं आपको देखो बना के दिखाऊं कैसे, इसमें सिर्फ ये ही पॉसिबिलिटी बनी, देखो एफ की यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, ठीक है। एफ ई 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पर अपन ई एन रखेंगे तो ई एन के 2 एन अपन को यहाँ रखने, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। एन और ये एन और ये एन और ये 6 एन रखने हैं। अब आप चाहे इसको यहाँ से कनेक्ट करो, चाहे आप इसको यहाँ से कनेक्ट करो, समपक्ष और विपक्ष में कोई अर्थ नहीं रहता। यहाँ कनेक्ट करो, यहाँ कनेक्ट करो और यहाँ, क्लियर है। या तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपको दर्पण प्रतिबिंब रूप में दिखाई देगी इस तरह से। ये हो जाएगा आपके पास F 1 2 3 4 5 और 6,
इसमें क्या होगा, ये n और ये n कहाँ जाएगा, राइट से लेफ्ट में, ये n और ये n राइट से लेफ्ट में, और ये लेफ्ट से राइट। ठीक है। अब एक बात बताओ, अपन को ये चेक करना है कि क्या ये दोनों अध्यारोपित प्रकार के हैं या अनध्यारोपित प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब रूप है। तो इसको उठा के इस पे रखो तो अपन को क्या पता चलेगा, ये अनध्यारोपित है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, ये जो NH2 पूरा इथाइलिन डायमीन की स्ट्रक्चर तो ये होती है CH2C होती है नहीं, तो इसको जब अपन उठा के रखेंगे तो ये CH2 यूनिट्स यहाँ पर नहीं है जबकि उधर है, तो इस पर ओवरलैप सारे एटम्स मैच होने चाहिए ना भाई। ये दोनों CH2 इधर नहीं है, इधर चलेगी। ऐसे ये दोनों CH2 यहाँ पर होंगे, वो इधर आ गए, इसमें इधर नहीं, ये CH2 से इधर आ गए, तो इसको उसके ऊपर रखेंगे तो अध्यारोपण नहीं होगा, तो ये बनेंगे अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब। ये बनेंगे हमारे अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप। ठीक है, और इसीलिए क्या होंगे, ये एक होगा D और एक होगा L, नहीं एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, और ये हमारे होंगे प्रकाशिकी सक्रिय युग्म। प्रकाशिकी सक्रिय युग्म क्लियर है। चलो एक बार नोट कर लो। चलो अब डिस्कस करते हैं अपन कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनमें प्रकाशिकी संभाव्यता नहीं मिलती अष्टफलकीय में। देखो जैसे फॉर एग्जांपल MA6 आ जाता है, क्या आ जाता है हमारे पास, MA6 आ जाता है, तो MA6 में प्रकाशिकी संभाव्यता नहीं है। कैसे देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं FeCN का होल, ये CN6, इसकी बात करें। ठीक है, तो देखो इसका जब अपन बनाएंगे स्ट्रक्चर तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसमें समकक्ष विपक्ष पॉसिबल नहीं है। CF सारे Cl, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब रूप होगा उसमें भी सारे Cl ही रहने हैं वहीं पर। क्यों, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब रूप में क्या होता है बच्चों बताओ, राइट वाले लेफ्ट में Cl आ जाएंगे, राइट वाले Cl लेफ्ट में आ जाएंगे और लेफ्ट वाले Cl किधर चले जाएंगे, राइट में चले जाएंगे। ठीक है, और ये ऊपर वाले नीचे वाले सेम है। ठीक है, तो ये क्या है, अध्यारोप। इसको उठा के इसको रखो, आराम से अध्यारोपित हो जाए, अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब। अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस प्रकार के प्रकाशिक अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिकी संभाव्यता पाई जाती है और किस प्रकार के अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिकी संभाव्यता नहीं पाई जाती। क्लियर हो गया प्रकाशिकी संभाव्यता का एग्जांपल। चलो देखो, अब अपन बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके बंध से रिलेटेड। देखो होता क्या, हम ये जानते हैं उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या M से दर्शाते हैं और लिगैंड L से दर्शाते हैं, और इन दोनों के बीच में होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी इन दोनों के बीच में ये जो बंध होता है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं। लेकिन ये जो उप सहसंयोजक बंध होता है क्या ये ही होता है इन दोनों के बीच में या और कोई कारण। देखो अब आप एक चीज ध्यान से यहाँ पर क्लियर मैं आपको कर देता हूँ, कुछ संकुल ऐसे होते हैं या अपन कह सकते हैं मैक्सिमम संकुल ऐसे होते हैं, जैसे ये MLX इस तरीके के कोई संकुल प्लस माइनस 0 कोई आवेश इस पर सहसंयोजक मंडल पर, ठीक है, इसको अपन ने जल में घोला, जल में घोला। इसको जब जल में घोला तो हमने क्या देखा
कि कोई आयन इसके बाहर नहीं है। अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लो K4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 पोटेशियम आयन और ये पूरा संकुल आयन MnX-4 ये बाहर है। संकुल आयन या उपसंयोजक मंडल के जो अंदर के केंद्रीय धातु परमाणु या लिगैंड होते हैं ये बाहर नहीं आते। ये बाहर इसलिए नहीं आते क्योंकि जल जो होता है वो आयनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? आयनिक पदार्थ। देखिए जल कैसा होता है? आयनिक। ठीक है, तो ये केवल आयनिक बंध को तोड़ पाता है। और आयनिक बंध किस किस के बीच में होता है? जो हमारा समन्वय मंडल है और जो हमारा आयनिक मंडल है उसके बीच में होता है आयनिक बंध। और समन्वय मंडल के अंदर जो धातु और लिगैंड होते हैं उनके बीच में होता है उपसहसंयोजक बंध। तो जल इस उपसहसंयोजक बंध को नहीं तोड़ पाता। जल इस उपसहसंयोजक बंध को नहीं तोड़ पाता। क्लियर है? इससे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में उपसहसंयोजक बंध है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, ध्यान से देखना, जैसे ये K4 कैडमियम का एग्जाम्पल है, CbCl का होल, इस टाइप का एग्जाम्पल है। जब इसको आप जल में घोलो तो उसमें क्या होता है? 4 पोटेशियम आयन और साथ में क्लोराइड आयन और साथ में कैडमियम +2 आयन, ये सब बाहर आ जाते। क्लोराइड आयन बाहर आ गए, ये जो X क्लोराइड आयन हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। कैडमियम आयन बाहर आ जाते। तो इस टाइप का जो केस होता है इसमें क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, इसमें जल क्या कर रहा है? आयनिक बंध को तोड़ करके आयनों को अलग अलग कर रहा है। तो देखो समन्वय मंडल और आयनिक मंडल के बीच में आयनिक बंध है, ठीक है, तो वो अलग अलग हो गई। अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और जो क्लोराइड लिगैंड है उनके बीच में भी यहाँ पे आयनिक बंध है, तभी तो ये आयन्स बाहर आ गए। यहाँ पर नहीं है उपसहसंयोजक बंध है तो ये समन्वय मंडल एज इट इज बना हुआ है। लेकिन कुछ केसेस में ये समन्वय मंडल टूट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो मैक्सिमम टीचर्स स्किप करते हैं इस चीज को कोई बताता नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई है। यहीं से फिर कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि धातु और लिगैंड के बीच में उपसहसंयोजक बंध 100% नहीं होता। यानी जितने भी उपसहसंयोजक बंध के उदाहरण मिले हैं उनमें धातु और लिगैंड के बीच में जो बंध की प्रकृति होती है वो 100% उपसहसंयोजक नहीं है। 100% उपसहसंयोजक होती तो सभी उदाहरणों में ये समन्वय मंडल एज इट इज बरकरार रहता। कुछ समन्वय मंडल ऐसे होते हैं जिनमें लिगैंड और धातु आयन बाहर आ जाते हैं, यानी उनके बीच में आयनिक बंध होता है कहीं नहीं। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए ML बंध की जो प्रकृति होती है, ठीक है, ML बंध की प्रकृति, मैं लिख देता हूं ML बंध की प्रकृति, M,L बंध की प्रकृति को समझाने के लिए निम्न 2 सिद्धांत काम, एक नहीं 2 सिद्धांत, वैसे तो 3 सिद्धांत है लेकिन एक सिलेबस में नहीं है, वर्नर सिद्धांत, ठीक है, उसको स्किप करेंगे। निम्न 2 सिद्धांत काम आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अपन को इस चैप्टर में आगे करने, और इन दोनों सिद्धांतों के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला जो सिद्धांत है बच्चों वो है VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा सिद्धांत है बच्चों CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या बताता है? लिगैंड और मेटल के बीच में उपसहसंयोजक बंध होता है, ठीक है, और जो CFT है वो क्या बताती है कि थोड़ा सा कि लिगैंड और मेटल के बीच में आयनिक बंध है। ये कहता है 100% उपसहसंयोजक बंध है, तो फिर ये कहता है ये वाले एग्जांपल को समझिए, 100% उपसहसंयोजक बंध है तो इस वाले एग्जांपल में आयन कैसे टूट रहे, ठीक है, क्लियर है? तो फिर ये क्या कहता है 100% आयनिक बंध। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही कंट्रोवर्सी कंपटीशन चलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है। दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया है, दोनों के अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके की बातें हैं। एक बताता है कि उपसहसंयोजक बंध जो होता है दोनों के बीच में वो अतिव्यापन से बनता है, लिगैंड और मेटल के जो कक्षक होते हैं उनके बीच में अतिव्यापन से बनता है, संकरित कक्षक होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा कहता है कि नहीं आयनिक बंध होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्सेस से मिलकर बना होता है ये मंडल, उपसहसंयोजक मंडल, ठीक है। तो इन सब चीजों की बात अपन डिस्कस करेंगे। VBT में किस तरह से बंध को समझाया गया है, उपसहसंयोजक बंध की प्रकृति को, और CFT में बंध की प्रकृति आयनिक बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को दोबारा बार बार देखिए, समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू वेरी मच।